हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे जितने भी वीआई के स्टूडेंट हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि मैं राजेश कुमार दुबे आप लोगों के लिए प्रतिदिन सिलेबस के अनुसार क्लास लेता हूं और उसके द्वारा कुछ वीडियो भी आप लोगों के सामने डालता हूं ताकि आप लोग आसानी से उस चीज को कहीं भूल जाते हैं तो दोबारा देखकर पढ़कर आप लोग जान सके। ठीक है, अभी हमारा पेपर क्या चल रहा है, पेपर नंबर 3। तो पेपर नंबर 3 का ये आखिरी टॉपिक है जो आज हम पढ़ाएंगे। ये पेपर नंबर 3 का आखिरी टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक नहीं है, ये जब तक आप लोग विशेष शिक्षा से जुड़े रहेंगे तब तक ये टॉपिक आप लोगों के काम आएगा। क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है जिसको आप लोग थ्योरी मानकर मत पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करना पड़ेगा और बच्चों से करवाना पड़ता है। क्योंकि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी हमारा आज का टॉपिक क्या है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्थिति ज्ञान। मतलब कि ये जितने दिव्यांग बच्चे हैं वीआई के क्षेत्र में उन लोगों को जीवन के आत्मनिर्भर बनाने का ये काफी महत्वपूर्ण कौशल है, तरीका है, जिसके माध्यम से हम बच्चे को ऐसा बना सकते हैं कि बच्चा दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी इसके तौर तरीके के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। क्योंकि आप बच्चे को कैसे रास्ता चलना कैसे सिखाएंगे। मान लीजिए कि कोई दिव्यांग बच्चा है जिसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसे रास्ता चलना कैसे सिखाएंगे प्रैक्टिकली तौर पर। ये नहीं कि किताब में आप लोग पढ़ लिए और जान गए तो हो गया। आपको नॉलेज होना काफी जरूरी है कि आप बच्चे को कैसे रास्ते चलना सिखाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल में आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है, लेकिन इन बच्चों के तो पट्टी जन्म से ही बंधी रहती है। तो इनका ज्ञान खुलने के लिए सबसे पहले छड़ी का इस्तेमाल करना सिखाएंगे बच्चे को कि छड़ी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई छड़ी है, ठीक है, तो उस छड़ी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, लॉन्ग केन, क्रू केन और फोल्डिंग केन। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो जब बच्चा छड़ी लेकर चलेगा तो दायां कदम बढ़ाएगा तो दाएं की तरफ छड़ी को साइड में रखेगा, बायां पैर बढ़ाएगा तो बाएं की तरफ छड़ी को। ये पेट के सिधानी पर छड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते में कोई ऊंचा चीज अगर उसे मिलता है तो बच्चा के छड़ी उसमें रुक जाएगी और पेट में चोट लगने की संभावना हो जाती है। ठीक है, इसीलिए पैर के सिधान पर छड़ी को मारना है। ठीक है, दूसरा बात, उसका ये बायां हाथ कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, ताकि वो जब रास्ते में चल रहा है छड़ी को इस तरह मारते हुए, तो अगर यहां पर कोई चीज टच करता है बच्चे के हाथ में, बाएं हाथ में, तो वो बच्चा भली भांति समझ जाएगा कि कुछ टच कर रहा है हाथ में, वो पीछे हट जाएगा। मान लीजिए कि कोई पेड़ का डाली रहता है ना पेड़ का, कहीं उसके सर के सामने से आ रहा है, तो ये हाथ रहेगा तो क्या होता है कि डाल ठीकेगा तो बच्चा पीछे हट जाएगा। नहीं, ये हाथ ऐसा रहेगा तो सीधे सर पर उसके क्या होगा, चोट लग जाएगा। तो ये सब ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में बच्चे को सिखाया जाता है। तो जब आप जानेंगे तब जाके बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये काफी
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से जानिए। ठीक है, अगर कोई चीज और अधिक जानकारी आप लोगों को लेना है तो आप लोग कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि हम मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग से भी कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि नहीं ऐसे आप सर बताइए, ऐसे तो हम भरपूर कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज का हमारा है चैप्टर दृष्टि बाधितों के लिए ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, अनुस्थिति ज्ञान। ठीक है, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए ओरिएंटेशन और मोबिलिटी उनके स्वतंत्र जीवन और आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। क्या है? काफी ये महत्वपूर्ण तरीका भी है, कौशल है उनके जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यह उन तकनीकियों, रणनीतियों और प्रक्रियाओं का एक संयोजन है, उन्हें अपने परिवेश में सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नेविगेट करने में मदद मिलती है। अगर ये ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में बच्चा पूर्ण हो जाएगा तो काफी वो अपने पर आत्मनिर्भर हो जाएगा और समाज में वो काफी अच्छा अपने को महसूस करेगा। दृष्टि बाधित व्यक्ति अपनी शारीरिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में सक्षम होते हैं। दैनिक जीवन की गतिविधि क्या होती है? सुबह उठना, ब्रश करना, मुंह धोना, नल चालू करना, ये सब बच्चा अपने आप जब करने लगेगा तो काफी उसे भीतर से आत्मविश्वास मिलेगा। तो ये किसके तहत होगा? ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से क्या होगा? उसकी दैनिक क्रिया कौशल, मतलब डीएलएस जिसको कहते हैं, डेली लिविंग स्किल, इसके द्वारा वो क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दृष्टिबाधित व्यक्ति को उनके पर्यावरण के प्रति जागरूक कर बनाना और उन्हें अपने परिवेश में स्वतंत्र रूप से चलने फिरने की क्षमता प्रदान करना। जहां का वातावरण जैसा है उसके अनुसार चलना फिरना घूमना, अपने आप स्वतंत्र रूप से वो किसके द्वारा वो जान पाएगा? ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा। ठीक है, अब है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का महत्व। अब देखिए, परीक्षा में आपको थ्योरी में पूछ देगा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का क्या महत्व है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये लिखना है और प्रैक्टिकल पर इसको आपको परीक्षा में करना भी पड़ेगा। पहला क्या है? स्वतंत्रता का विकास। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी दृष्टि बाधित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है। यह उन्हें अपने गंतव्य तक, गंतव्य मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता को कम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह दृष्टि बाधित व्यक्ति को उनके आसपास के खतरों को पहचानने और उनसे बचने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें? सामाजिक समावेशन। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी दृष्टि बाधित व्यक्तियों को समुदाय में भाग लेने और सामाजिक संबंध बनाने में भी क्या करता है? मदद करता है। चौथा है आत्मविश्वास बढ़ाना। जब दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं तो उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। ठीक है, इसके क्या महत्व आप लोग समझे ना? अब देखिए, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के घटक। अब इसके घटक क्या है? ओरिएंटेशन के और मोबिलिटी के दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है। कौन किसमें विभाजित किया जा सकता है? दो मुख्य घटकों में। पहला कौन क्या है? ओरिएंटेशन। पहला इसमें क्या है? ओरिएंटेशन। इसमें क्या क्या आता है? पहला है पर्यावरणीय जानकारी, जो आसपास के हमारे क्या चीज है पर्यावरण में, वो सबके बारे में बच्चे को जानकारी देना। पर्यावरण में जागरूकता विकसित करना, जैसे कि सड़कें, इमारतें, दिशाएं और विभिन्न ध्वनियां। ठीक है, अब है स्थानिक जागरूकता।
अगला क्या है स्टेप इसमें? स्थानिक जागरूकता। यह समझना कि व्यक्ति अपने परिवेश में कहाँ स्थित है और वह कहाँ जाना चाहता है। ठीक है। अगला है ध्वनि और अंग संवेदनाओं का उपयोग। जैसे बच्चे को स्मेल के बारे में जानकारी देना, ध्वनि, गंध और स्पर्श का उपयोग कर पर्यावरण के साथ बातचीत करना। जैसे कि ये फूल की खुशबू है, ये मिठाई की खुशबू है, ये कई गंदगी की खुशबू है। मतलब हर एक चीज के बारे में उसे बच्चे को क्या करना है, आपको जानकारी अवगत कराना है। ठीक है। और मोबिलिटी में क्या आता है? ओरिएंटेशन के तो आप लोग समझ गए कि जानकारी देना पर्यावरण संबंधी, स्मेल संबंधी, लेकिन मोबिलिटी में क्या क्या आता है? इसमें है चलने फिरने की तकनीकी। बच्चे के चलने फिरने की क्या क्या तकनीकी होनी चाहिए। सुरक्षित और कुशल तरीके से चलने की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास। ठीक है। सफेद छड़ी का उपयोग। किस छड़ी का उपयोग? सफेद छड़ी का उपयोग। सफेद छड़ी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें सड़क पर सुरक्षित चलने और आसपास के अवरोधों का पता लगाने में मदद करती है। अगला है गाइडेड मोबिलिटी। दूसरों की सहायता से स्थानांतरित होने की तकनीकी। गाइडेड मतलब क्या होता है कि कोई सपोर्टेड उसको आदमी मिल जाए जिसके द्वारा वो क्या करता है, चलता है। ठीक है। अब है क्या हमारा दृष्टिबाधितों के लिए मोबिलिटी प्रशिक्षण। अब इन लोगों के लिए मोबिलिटी प्रशिक्षण, चलने फिरने की जो प्रशिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रशिक्षण दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक संरचित प्रक्रिया है। ये क्या है कि एक प्रक्रिया है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें विभिन्न चरण होते हैं। ठीक है। पहला क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन। दृष्टिबाधित व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं, आवश्यकताओं और चुनौतियों का आकलन करना, उनकी उम्र, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना। अगला है कौशल सिखाने की प्रक्रिया। अगला क्या है इसमें? कौशल सिखाने की प्रक्रिया। बुनियादी कौशल जैसे घर के भीतर चलने, कमरे की संरचना को पहचानने और आवश्यक वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण। ठीक है। अब है पर्यावरणीय समझ। बाहर के परिवेश में चलने, सड़कों को पार करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की तकनीकी। ये सब किसमें दी जाएगी? मोबिलिटी के द्वारा। उपकरणों का प्रयोग। उपकरण का प्रयोग बच्चे कैसे करेंगे? जैसे सफेद छड़ी, छड़ी को पकड़ना मैंने आप लोगों को बताया, कैसे चलना है उसको लेकर वही बता रहा है कि सफेद छड़ी का सही ढंग से उपयोग करना सिखाना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस उपकरण, स्मार्टफोन एप्लीकेशन और ऑडियो गाइड का उपयोग। ठीक है। अब है अभ्यास और पुनरावलोकन। अभ्यास और पुनरावलोकन का मतलब उस बच्चे को बार बार अभ्यास कराना और उसका अवलोकन, पुनरावलोकन ध्यान से रखना। प्रशिक्षण के बाद नियमित अभ्यास और प्रगति की निगरानी। आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की रणनीतियों में बदलाव। ठीक है। अब है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में उपयोग होने वाले उपकरण। कौन कौन से उपकरण इसमें प्रयोग होते हैं? देखिए ध्यान से। इसमें है पहला हमारा क्या? सफेद छड़ी। सफेद छड़ी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और उपयोगी उपकरणों में से क्या है? एक है। अगला इसमें हमारा है टेक्नोलॉजी आधारित उपकरण। इसमें क्या क्या आता है? जैसे जीपीएस डिवाइस, दृष्टिबाधितों को उनके मंतव्य तक पहुंचने में मार्गदर्शन करता है। क्या करते, कौन करता है? जीपीएस डिवाइस। ठीक है। अब है स्मार्टफोन एप्स।
ऑडियो आधारित नेविगेशन एप्स जैसे कि बी माई आई, सीइंग एआई, ये क्या करता है, स्मार्टफोन एप्स है। ठीक है। अगला है इसमें सेंसर डिवाइस, जो ध्वनि या वाइब्रेशन के माध्यम से अवरोधों की जानकारी प्रदान करते हैं। कैसे, इन बच्चों के लिए क्या गया है एक डिवाइस, सेंसर डिवाइस, जो अगर कोई आगे अवरोध है तो उसको ये क्या करता है कि पहले ही हमें सूचित कर देता है। तीसरा इसमें है प्रशिक्षित मार्गदर्शक कुत्ते। जो कुत्ते होते हैं ना, तो प्रशिक्षित कुत्ते हैं, दृष्टिबाधितों को सुरक्षित रूप से चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उनके लिए एक साथी के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारा है कि दिव्यांगों के लिए चुनौतियां, यानी दृष्टिबाधितों के लिए क्या क्या चुनौतियां है। पहला है सामाजिक बाधाएं। इसमें पहला हमारा क्या है, सामाजिक बाधाएं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समाज में कभी कभी भेदभाव और दया के रूप में देखा जाता है, जो उनकी आत्मविश्वास को क्या कर देता है, कम कर देता है। आज भी बहुत कुछ कम हुआ है। हमारे समाज में दिव्यांग लोगों को एक अलग हे दृष्टि से लोग देखते थे। ये किस्म किस्म के लोग कहावत उन पर बनाते थे कि इन लोगों के पुराने जन्मों के पापों का फल है या इनके माता पिता का फल है। लेकिन ये मानसिकता आज के समय में कुछ घटी है। तो उसी पर ये है कि सामाजिक बाधाएं, वही चीज इन लोगों के शिक्षा के लिए बाधक बन जाती है। अब है दूसरा इसमें तकनीकी पहुंच। सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आधुनिक उपकरण और तकनीकी तक पहुंच नहीं होती। सभी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें आधुनिक तकनीकी नहीं मिल पाती है। अब है तीसरा इसमें अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य प्रशिक्षकों और केंद्रों की कमी। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए एक अलग क्लास चलता है जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है, ये प्रैक्टिकली होता है। ठीक है। तो ऐसे टीचरों की हमारे समाज में कमी और संसाधनों की कमी। सुरक्षा के मुद्दे, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अब है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए रणनीतियां। हमारी रणनीति कैसी बननी चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। ठीक है। पहला है समुदाय जागरूकता अभियान। समाज में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी क्षमताओं के प्रति जागरूकता फैलाना। दूसरा है प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। ठीक है। तीसरा है तकनीकी सहायता। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सस्ती और सुलभ तकनीकी उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है सार्वजनिक स्थलों की पहुंच। सार्वजनिक स्थानों को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाना चाहिए। जैसे अभी हमारी सरकारें क्या कर रही हैं कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं, तो दिव्यांगों के लिए जो ट्राई साइकिल जाती है उनके लिए सीढ़ी का स्लैब कैसा होना चाहिए या उनकी चढ़ने के लिए स्लैब कैसा होना चाहिए, मानक अनुसार बन रहा है। इसके बाद रैंप के बगल में हाथ से पकड़ने के लिए उनके लिए जो रेलिंग होता है वो बन रहा है। तो वैसी अनुकूल स्थितियां इन लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है। अर्थात ओरिएंटेशन और मोबिलिटी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसे माध्यम है जो उन्हें समाज का सक्रिय सदस्य बनने में मदद करता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार, समाज और तकनीकी संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक दृष्टिबाधित व्यक्ति को उनका अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। मोबिलिटी के मुख्य तत्व है उसका निदान। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। मोबिलिटी अर्थात चलने फिरने की क्षमता दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का आधार है। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में सुरक्षित, कुशलता पूर्वक नेविगेट करने में मदद करता है। दृष्टिबाधितों के लिए मोबिलिटी का अर्थ न केवल शारीरिक गतिविधि है, बल्कि उनके
आसपास की जागरूकता बाधाओं को पहचानने और स्थानांतरित करने की तकनीकी को भी शामिल करना है। ठीक है, अब है मोबिलिटी के मुख्य तत्व। मोबिलिटी के मुख्य तत्व क्या क्या है? मोबिलिटी को प्रभावी ढंग से समझने और सिखाने के लिए उसे कुछ प्रमुख तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संज्ञानात्मक जागरूकता। ठीक है, इसमें क्या क्या है? पर्यावरण का ज्ञान, मतलब आसपास की चीजों का जानकारी। दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जैसे रास्ते, चौराहे, गली और अन्य संरचनाएं। स्थानिक जागरूकता, यह समझना है कि व्यक्ति कहाँ है और किस दिशा में जा रहा है, उसे लोकेशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद है मानसिक नक्शा, जो आपके दिमाग के पटल पर रहता है, उसको क्या कहते हैं? मानसिक नक्शा। स्थानों का एक मानसिक चित्र बनाना चाहिए ताकि व्यक्ति बिना बाहरी सहायता के सही दिशा में चल सके। ठीक है, अब है सुरक्षा जागरूकता। खतरों की पहचान, जैसे सड़क पर गड्ढे, अवरोध, वाहनों और अन्य संभावित खतरों को समझना। सुरक्षित तरीके से सड़क पार करना, सड़क पार करते समय ध्वनि और अन्य संकेतों का उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद है संसारिक कौशल, ध्वनि संकेतों का उपयोग। ध्वनि संकेत जैसे वाहनों की आवाज या पैदल चलने वालों की गतिविधि यह समझने में मदद करते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में है। जैसे आप भी जब मोबिलिटी का प्रशिक्षण लेंगे तो आपके आंख पर पट्टी बांधा जाता है, सिक्का उछाला जाता है, सिक्का कहाँ गिर रहा है, अब आप उसको आवाज के माध्यम से सिक्का को ढूंढना पड़ता है। तो ये आपसे क्यों कराया जाता है? ताकि आप उस बच्चे को आवाज के बारे में बताए, दिशा के बारे में बताए कि कहां से आवाज आ रही है। बार बार उसको क्या करना पड़ता है? प्रशिक्षित करना पड़ता है। ठीक है, अब है घ्राण और स्पर्श ज्ञान, गंध और स्पर्श का उपयोग कर परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आप बच्चे को तीखा, मीठा, सुगंध, स्मेल के बारे में बार बार आप उसको जानकारी देंगे ताकि वो कहीं जाए तो उस सुगंध के माध्यम से उसको जान जाए कि ये चीज है। ठीक है, इसके बाद है गतिशीलता का उपकरण। सफेद छड़ी, इसके बारे में बताया मैंने आप लोगों को। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें बाधाओं का पता लगाने और दिशा निर्देशित करने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जीपीएस, स्मार्टफोन, एप्लीकेशन और अन्य तकनीकी उपकरण। ठीक है, अब है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में क्या क्या आता है? सोशल स्किल में संचार कौशल, दूसरों से मदद मांगने या जानकारी प्राप्त करने की क्षमता। सामाजिक संकेतों की समझ, सार्वजनिक स्थलों पर व्यवहार और दूसरों के संकेतों को समझना। ठीक है, अब मोबिलिटी प्रशिक्षण के चरण। अब आखिर मोबिलिटी आप बच्चे को कराएंगे तो इसके क्या क्या चरण होने चाहिए, ये आपको जानकारी होना अति जरूरी है। जैसे पहला है प्रारंभिक मूल्यांकन, दृष्टि बाधित व्यक्ति की वर्तमान क्षमता और जरूरतों का आकलन। दूसरा है व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की योजना बनाना। दूसरा है बुनियादी कौशल सिखाना, घर के भीतर चलने और वस्तुओं का पता लगाने का अभ्यास। विभिन्न प्रकार की सतहों की पहचान करना। ठीक है, तीसरा है बाहरी परिवेश में अभ्यास, सड़कों को पार करने की तकनीकें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। ये क्या आता है? बाहरी परिवेश में अभ्यास। अब है सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता में क्या आता है? समाज में दूसरों के साथ बातचीत करने और मदद प्राप्त करने के तरीके, सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना। ठीक है, अब इसमें चुनौतियां क्या क्या है? जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं? ठीक है, तो इसमें पहला है सामाजिक बाधाएं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति समाज में संवेदनशीलता की कमी है, अभी भी है, पहले भी है, लेकिन कुछ अब कम हुई है। सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए पर्याप्त सुविधाओं के अनुपलब्धता, मतलब उनके लिए सही प्रकार के लोकेशन सामाजिक जगहों पर नहीं मिल पाते हैं। दूसरा है इसमें तकनीकी बाधाएं,
आधुनिक उपकरणों और तकनीकी साधनों की उच्च लागत, जो भी मटेरियल मिल रहे हैं संसाधन तो हाई क्वालिटी पर प्राइस पर मिल रहे हैं, ये भी उनके मोबिलिटी के बाधा का मुख्य कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों तक पहुंच की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में उपकरण जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तीसरा है प्रशिक्षण की कमी, प्रशिक्षित ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षकों की अपर्याप्त संख्या। ठीक। अगला है प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव। अब मोबिलिटी के निदान क्या है, अब हम इसको कैसे निदान करेंगे। मोबिलिटी प्रशिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त निदान आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल है। पहला है व्यक्तिगत योजना, जिसको क्या कहते हैं इंडिविजुअल, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, आईपी बनाते हैं ना, उसी प्रकार बच्चे के प्रत्येक बच्चे का बनाना, प्रत्येक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण योजना बनाना, जैसा बच्चा है उसके अनुसार योजना बनाना, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और चुनौतियों का ध्यान रखना, सहायक उपकरण का उपयोग, उपयुक्त उपकरण प्रदान करना जैसे कि लंबी सफेद छड़ी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपकरणों का उपयोग सिखाने के लिए गहन प्रशिक्षण। तीसरा है समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदाय को दृष्टिबाधित की जरूरतों के प्रति जागरूक करना, सार्वजनिक स्थलों को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना। चौथा है तकनीकी समाधान, स्मार्टफोन और जीपीएस जैसे उपकरणों को अधिक सुलभ और किफायती बनाना। ठीक है, यानी मोबिलिटी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस मोबिलिटी का निष्कर्ष क्या हुआ कि ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन का अभिन्न अंग है। यह न केवल उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है बल्कि उन्हें समाज के साथ बेहतर तरीके से जोड़ता है। मोबिलिटी के मुख्य तत्वों को समझना और उनके निदान के लिए सही रणनीतियां अपनाना आवश्यक है। सरकार, सामाजिक संगठनों और समुदाय को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को उनकी आवश्यकता अनुसार उचित प्रशिक्षण, उपकरण और सहायता मिले। यह उनकी समग्र विकास और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, ये तो आप लोग मोबिलिटी के बारे में जान गए, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के। इसमें आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि आप बच्चे को कैसे प्रशिक्षण करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। अब जो मैंने चैप्टर पढ़ाया इसका थ्योरी भी आप लोगों के पेपर में जरूर आएगा। इस चैप्टर से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके रहेगा और इससे क्या वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहला हमारा सवाल है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन है गंतव्य तक पहुंचने की योजना, बी पर्यावरण को समझना और उसमें दिशा का ज्ञान प्राप्त करना, सी उपकरणों का उपयोग करना, डी सहायता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पर्यावरण को समझना और उसमें दिशा का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए मोबिलिटी के अंतर्गत क्या शामिल होता है। और मोबिलिटी के अंतर्गत क्या आता है, ए स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता, बी उपकरण का उपयोग, सी मार्गदर्शन प्राप्त करना, डी इनमें से सभी। तो मैंने पढ़ाते वक्त क्या बताया, मोबिलिटी का मतलब स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के प्रशिक्षण के मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, पहला है आत्मनिर्भरता, बी आत्मविश्वास, सी पर्यावरण में स्वतंत्रता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 देखिए क्वेश्चन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन हमारा क्या है, ए सफेद छड़ी, बी ब्रेल किताबें, सी श्रवण यंत्र, डी व्हील चेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन
ए सफेद छड़ी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रशिक्षण किस उम्र में शुरू किया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी प्राथमिक स्कूल स्तर पर, सी जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके, डी वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्राथमिक स्कूल स्तर पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इकोलेशन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए क्या है? इकोलेशन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए क्या है? ए है जीपीएस तकनीकी, बी ध्वनि तरंगों का उपयोग कर दिशा का ज्ञान, सी दृष्टि पुनरावृत्ति तकनीकी, डी दृष्टिहीन पढ़ाई की पद्धति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों का उपयोग कर दिशा का ज्ञान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में स्क्वायर टेक्निक का क्या उपयोग है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है हमारा? ए स्थान का निर्धारण, बी सीधी रेखा में चलना, सी कोनों और मोड़ों पर समझना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोनों और मोड़ों को समझना। जो रास्ते चलते हैं तो कोण आते हैं ना, मोड़ आते हैं, इनको समझने की तकनीकी क्या है? स्क्वायर टेक्निक है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, सफेद छड़ी का मानक आकार क्या होता है? ठीक है, जो सफेद छड़ी के बारे में बताया, इनका मानक आकार क्या होता है? ऑप्शन ए है उपयोगकर्ता की नाभि तक, बी उपयोगकर्ता की कमर तक, सी उपयोगकर्ता के कंधे तक, डी उपयोगकर्ता के सिर तक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? इसका सही आंसर होगा उपयोगकर्ता के कंधे तक, ऑप्शन सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, दृष्टिबाधित व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग टेक्निकी का उपयोग कब किया गया? ए वस्तुओं को पहचानने के लिए, बी दीवार या रेलिंग के सहारे मार्गदर्शन करने के लिए, सी सफेद छड़ी का उपयोग करने के लिए, डी सड़क पार करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दीवार या रेलिंग के सहारे मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संवेदी अंग है? ऑप्शन ए है दृष्टि, बी श्रवण, सी स्पर्श, डी गंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्पर्श। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्वेश्चन क्या है? ओरिएंटेशन में कौन सा कौशल सिखाया जाता है? ऑप्शन हमारा है ए है दिशा और स्थान की पहचान, बी उपकरण का उपयोग, सी मानसिक चित्रण, सी डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ए और सी दोनों, दिशा और स्थान की पहचान, मानसिक चित्रण, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दृष्टिबाधित व्यक्ति सड़क पार करते समय किस पर अधिक निर्भर करता है? ए श्रवण संकेत, बी स्पर्श संकेत, सी दृष्टि, डी सफेद छड़ी। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए श्रवण संकेत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण के दौरान कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए गाइड टेक्निक, बी प्रोटेक्टिव टेक्निक, सी ट्रेलिंग टेक्निक, डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14, सफेद छड़ी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? ए स्वतंत्रता, बी सुरक्षा, सी मार्गदर्शन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए कौन सा उपकरण जीपीएस आधारित है? ए टॉकिंग वॉच, बी सफेद छड़ी, सी टॉकिंग मैप्स, डी स्लेट और स्टाइलस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टॉकिंग मैप्स। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। स्पर्श के माध्यम से दिशा का पता लगाने की तकनीकी क्या कहलाती है? ए ट्रेलिंग, बी गाइडिंग, सी मैनुअल मैट्रिक्स की डी ऑडियो टेक्सटाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रेलिंग। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। सड़क पार करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति को क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए है श्रवण संकेत पहचानना, बी ट्रैफिक पैटर्न समझना, सी सफेद छड़ी का उपयोग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखिए। गाइड टेक्निक में दृष्टिबाधित व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? ए मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के पीछे चलना, बी हाथ पकड़कर चलना, सी सफेद छड़ी का उपयोग, डी स्थान पर खड़े रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के पीछे चलना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। दृष्टिबाधित व्यक्ति की मोबिलिटी में बाधा कौन उत्पन्न करता है? ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या है? सही उपकरण की कमी, बी आत्मविश्वास की कमी, सी अनुकूल वातावरण का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों सहायक है? ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए स्मार्टफोन, बी स्क्रीन रीडर, सी ब्रेल डिस्प्ले, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अब चलिए 21 क्वेश्चन देखिए। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी कौशल में मेंटल मैपिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या है? ए मार्ग को दिमाग में याद रखना, बी उपकरणों का उपयोग करना, सी दूसरों से सहायता लेना, डी दिशा का अनुमान लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मार्ग को दिमाग में याद रखना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कौन सी तकनीकी आवाज आधारित दिशा निर्देश प्रदान करती है? ए है जीपीएस, बी है व्हाइट केन, सी है ब्रेल मैप्स, डी है गाइडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जीपीएस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23। सफेद छड़ी का रंग सफेद क्यों होता है? इसका ऑप्शन क्या दिया है? ताकि इसे दूर से पहचाना जा सके, यह हल्की होती हैं, यह मजबूती प्रदान करती हैं, कोई विशेष कारण नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ताकि उसे दूर से पहचाना जा सके। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। प्रोटेक्टिव टेक्निक का उपयोग कब किया जाता है? प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग कब किया जाता है? ए है शरीर को चोटों से बचाने के लिए, बी सीढ़ियां चढ़ने के लिए, सी दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, डी पर्यावरण का विश्लेषण करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शरीर को चोटों से बचाने के लिए। जैसे हम लोग ये ऐसे सर पर हाथ रखवाते हैं बच्चे का, ये क्या है? प्रोटेक्टिव टेक्निक है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में दोस्ताना वातावरण का क्या अर्थ है? ए है दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सुलभ वातावरण, बी प्राकृतिक सौंदर्य, सी केवल उपकरण आधारित परिवेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए सुलभ वातावरण। ठीक है, अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टि बाधितों के लिए टॉकिंग वॉच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए है समय बताने के लिए, बी दिशा का पता लगाने के लिए, सी यात्रा के लिए, डी पढ़ने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समय बताने के लिए। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में ट्रैफिक सिग्नल का क्या महत्व है? ऑप्शन क्या है? सड़क पार करने में मदद करना, बी दिशा का ज्ञान देना, सी पर्यावरण का विश्लेषण करना, डी आवाज को पहचानना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सड़क पार करने में मदद करना। ठीक है, अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 क्या है? ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, ए है शिक्षक, बी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी विशेषज्ञ, सी परिवार के सदस्य, डी सामान्य लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी विशेषज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है सफेद छड़ी का एक अन्य उपयोग क्या है? पहला है सामाजिक पहचान, बी है सुरक्षा, सी स्वतंत्रता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब सफेद छड़ी से उस आदमी को हम कैसे पहचानेंगे कि सामाजिक पहचान मिल जाती है कि बच्चा दिव्यांग है या व्यक्ति दिव्यांग है। सुरक्षा के भावना से उसे हम देखेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। इसके लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए मल्टी सेंसरी लर्निंग का क्या लाभ है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए है विभिन्न इंद्रियों के उपयोग से बेहतर समझ, बी दृष्टि में सुधार, सी श्रवण शक्ति में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विभिन्न इंद्रियों के उपयोग से बेहतर समझ। ठीक है, तो आज हमारा VI के फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 3 आज यही समाप्त हो गया। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों के सामने पेपर नंबर 4 लेकर आऊंगा। आप लोग अच्छे से जितने पीछे के हमारे क्लासे हैं इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए जी तो मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम मैं भी आप लोगों से आशा रखता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने पेपर नंबर 4 का चैप्टर शुरू करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।